का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो आप सभी का आज को फिर से इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस जो है उसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर ये जो आपका सत्र है 2021-22 का है और इसमें आपका सेट 1 जो है उसके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बने रहते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें सब मॉडल पेपर की तरह इसमें भी दिया गया है कि आपको ये जो वर्ग है ये किस वर्ग का है, तो क्लास 12 का है ये। और ये राजनीतिक विज्ञान का जो विषय है आपका राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, और ये इसका फुल मार्क आपका 40 का रहेगा और इसमें 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। इसका मेन पॉइंट जो है इसमें दिया गया है, यह कुल प्रश्न इसकी जो संख्या है उसमें 19 है। 1 से 7 तक लेके आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 7 में से आपको सिर्फ 5 का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, 5 का आंसर देना है। उसके बाद जो है आपका दूसरा नंबर में आपका दिया है कि 8 से लेके 14 तक जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। इसमें भी आपका 7 में से 5 का ही आंसर आपको देना है। 5 का ही आंसर आपको देना है। इसमें आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 अंक करके प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा। लेकिन इसमें 7 प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें 5 का ही आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दिया क्या गया है। 15 से लेकर 19 तक की जो क्वेश्चन है उसमें आपको 100 शब्दों में जवाब देना है और इसमें आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं कि दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न सही होगा तो 5 अंक मिलेगा। इसमें आपका 5 अंक में से आपको सिर्फ 3 को ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 में से आपको 3 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। ये जो वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है आप देखते हैं और आगे इसका आंसर देते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो आंसर होगा इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। ये आंसर आपका हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका देश में पार्टियां होती है किंतु किसी एक बहुत ही विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। जिसका सत्ता होता है वही राज चलाता है, ये तो आप लोग जानते ही है। तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था यही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं किस प्रकार का है। यहाँ पर जो दिया गया है वह यह इस तरह है कि मताधिकार से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका है क्या, मताधिकार से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने के हेतु अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार का डिफिनेशन ये हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 1961 से 1966। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका संस्थापक कौन थे, आंसर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम। क्या था, कौन था, A.O. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है
यह है संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण आंदोलन क्रांति के जो आपका नेतृत्व है वो किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर या 2 नंबर का, तो इसका हम जवाब दे दिए। अब आगे 8 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे 8 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो राजतंत्र और गणतंत्र शासन की 2 विभिन्न प्रणालियां है। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का सदस्य होने के कारण सत्ता प्राप्त करता है, उसका पद पैतृक होता है। गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता को वोटों के आधार पर चुना जाता है तथा निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता का समर्थन प्राप्त करके ही पद प्राप्त हो सकता है। तो ये आप लोगों का राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में वह इस प्रकार है, देखते हैं क्या है यहाँ पर जो दिया गया है, राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। जो राष्ट्र निर्माण में नेहरू मॉडल जो बनाया था वह किस प्रकार है उसके विवेचना करना है। तो आंसर आपका ये होगा कि नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक समाजवाद ने धर्मनिरपेक्षता एवं उदार लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाया। केंद्र को शक्तिशाली बनाने हेतु संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को अपनाया। राष्ट्रहित के दृष्टि में रखते हुए विदेश नीति में पंचशील व गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्थान दिया। तो ये आपका राष्ट्र निर्माण में मॉडल जो है आपका नेहरू मॉडल था। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। वो इस प्रकार है 10 नंबर में कि भारत के 7 राष्ट्रीय दलों के नाम बताए। भारत के राष्ट्रीय जो दल है 7 गो, वह कौन कौन से हैं उसके नाम बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है ये भारत के 7 राष्ट्रीय दल इस प्रकार है। 1 नंबर में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा नंबर में है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा नंबर में जो है आपका वह आपका भारतीय जनता पार्टी, चौथा नंबर में बहुजन समाज पार्टी, 5वां नंबर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 6ठा नंबर में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और जो 7वां नंबर है उसमें आपका सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 7 गो पार्टी है उसके नाम, राष्ट्रीय पार्टी है उसके नाम बताया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 11 नंबर में आपका इस प्रकार है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताएं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर इसमें होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इनमें राज्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है तथा राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभुत्व होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन साम्य के हित में, समाज के हित में होते हैं। यह क्या है आपका, इसका जो संचालन होता है वो समाज के हित में होता है। नेक्स्ट जो आपका क्या है, दूसरा जो आपका पूंजीवादी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें राज्य की भूमिका सीमित होती है। राज्य की जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित होती है तथा निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12 नंबर में जो दिया गया है नर्मदा बचाओ जो आपका आंदोलन है उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार है यह आपका सरदार सरोवर व नर्मदा पर बांध के बनने से गुजरात व मध्य प्रदेश को पानी व बिजली की सुविधा मिल सकेगी।
यह बहुउद्देशीय परियोजना जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेगी, किसानों के सिंचाई हेतु पानी मिलेगा तथा लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वित से लोगों की जमीनें ली जाएगी तथा बसे हुए लोगों की विस्थापित हो जाएगी। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध के अन्यास टूट जाने से बहुत सारे भाग जलमग्न हो जाएंगे। तो ये आपका नर्मदा आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि शराब विद्रोह आंदोलन का क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में महिलाएं ताड़ी बिक्री के खिलाफ आगे आई। उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। 1990 और 91 के दौर में नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। जो आपका ताड़ी का नीलामी जो था वह आपका 17 बार उसमें रद्द हुआ। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। ठीक है, फैला और शराब विरोध आंदोलन का नाम से जाना गया। ये था आपका शराब विरोध आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया आपका देख लीजिए। यहाँ पर दिया है आपका जो है दलित आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दलित आंदोलन क्या है उसके बारे में एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो दलित को भारतीय समाज में एक लंबे समय तक प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात लागू किए गए भारतीय संविधान ने उन्हें समानता की स्थिति प्रदान की। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। 60वें दशक के शुरुआती वर्ष में शिक्षित दलितों को पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई और इनमें ज़्यादातर शहर की गूंजी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित पथर्स नामक संगठन का 1972 में गठन हुआ जो दलित आंदोलन का अगवा बना। आज का दलित आंदोलन बहुत सशक्त हो गया है, हालांकि उसमें कुछ खामियां भी आई है। डॉक्टर अंबेडकर इसके मूल प्रेरणा स्रोत रहे। मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर था वही इसका मूल प्रेरणा स्रोत था। तो चलिए आगे का जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें आपका दिया गया है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। इस संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण क्या था। राष्ट्र निर्माण में जो आपका क्या संदर्भ है और इसका नेहरू का संदर्भ क्या था, दृष्टिकोण क्या था इसमें। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया आपका आंसर वह आपका राष्ट्र निर्माण का अर्थ है कि देश के विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रों का गठन या पूर्ण गठन इस प्रकार किया जाए जिससे लोग वैध माने और इसके प्रति समर्पित हो जाए। एक ऐसा ढांचा बने राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से सबके कल्याण के लिए काम करे। ठीक है, तो इस संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण निम्न प्रकार था। किस प्रकार का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है
यहाँ पर दिया गया आपका भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभुता गणराज्य बने। भारत देश में रियासतों तथा ब्रिटिश प्रांतों का एक संघ होगा। उसके बाद संघ के इकाइयाँ स्वतः होगी तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करेगी। 4 नंबर जो है आपका इस प्रकार है वो कि भारत की संप्रभुता तथा संविधान की समस्त शक्ति का स्रोत जनता होगी। 5 नंबर में भारत के सभी लोग को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की पूर्ति के लिए कुछ सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। 6 नंबर में है आपका अल्पसंख्यकों तथा समाज के दुर्बल पंडित एवं वंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। देश के एकता एवं अखंडता की रक्षा के राष्ट्रीय कानून के अनुसार की जाएगी। और आपका 8वां जो इसमें है टॉपिक है वो आपका इस तरह है कि भारत से विश्व शांति की स्थापना में सदा एवं सक्रिय योगदान देगा। तो यह आपका जो है बिंदु मूल बिंदु दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। और यहाँ पर जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार, देखिए भारत का विभाजन करते समय किन 4 समस्याओं का सामना करना पड़ा। समझ गए, भारत का जो विभाजन हुआ उसमें आपको किन समस्याओं का जो है आपका देखना पड़ा, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए आंसर इसमें क्या दिया गया है। भारत के विभाजन की प्रक्रिया 1940 में शुरू की गई थी, जब मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सिद्ध का प्रतिपादन किया। इनमें निम्नलिखित समस्या निहित थी। देख लीजिए इसमें क्या क्या समस्या निहित थी। तो इसमें 1 नंबर जो है आंसर, इस क्षेत्रों को धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बांटा गया। जैसे कि मुस्लिम क्षेत्र ने पाकिस्तान बनाया तथा बाकी भारत में ही बस गए, जिसने सांप्रदायिकता ढंगों को देश में स्थान दिया। दूसरा नंबर जो है आपका टॉपिक बिंदु जो है आपका दूसरा वो इस प्रकार है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। केवल 2 इलाके पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र थे। इन दोनों को जोड़कर एक बनाया मुश्किल था, बनाना जो था इन दोनों को जोड़कर एक बनाना मुश्किल था। अतः दोनों अलग अलग रहे व उनके बीच के भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार था। नेक्स्ट जो आपका तीसरा बिंदु है वो इस प्रकार है, मुस्लिम बहुदल, ठीक है। जो आपका तीसरा बिंदु है वो इस प्रकार है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं था तथा वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के भी खिलाफ थे। फिर भी उनको अनदेखी करते हुए संयोग से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। उसके बाद 4 नंबर बिंदु है वो इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जैसे लाखों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम व सिख के पास अपना घर छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे जो देखते हैं ये आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है उस 16 नंबर का आंसर आपको दे दिया। अब आपका जो है वह 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया 17 नंबर में कि भारत में प्रथम आम चुनाव को इसमें जो क्वेश्चन आंसर है आपका 17 नंबर में वह इस प्रकार है कि भारत में प्रथम आम चुनाव को करवाने के लिए कौन सी विभिन्न तरीके अपनाए गए, किस हद तक नई चुनावों का सफलता प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर दिया है आंसर इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम आम चुनाव को 2 बार
स्थगित करना पड़ा था। बाद में अक्टूबर 1951 में लेकर फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुए। इसका जो मेन पॉइंट है उसको हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जो दिया गया है 1 नंबर में दिया है यहाँ पर, इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान जनवरी 1952 में ही हुई। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 2 नंबर पॉइंट है वो इस प्रकार है, चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुए। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। चुनाव में आधे से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट डाले। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवार ने भी इन परिणामों के निष्पक्ष बताया और उसमें क्या है, जिनसे आलोचक को गलत साबित कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया गया है, इन चुनावों को आपका सफलता भी प्राप्त हुई। ठीक है। हारने वाले दल ने भी इस चुनाव को निष्पक्ष बताया। इतिहास में यह चुनाव मिल की पत्थर साबित हुआ। और तीसरा नंबर, अब यह दलित दे यहाँ पर जो है, अब यह दलित दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीब अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गया कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि आपका ये जो आंसर इसका हो गया 17 नंबर का आंसर, ये आपने पूरा कर दिया। अब 18 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है। 18 नंबर में जो दिया है आपका यह है कि हरित क्रांति क्या थी। इसके कोई 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को दर्शाइए। इसमें हरित क्रांति क्या थी, इसका सकारात्मक और नकारात्मक 2 परिणाम को बताना है। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है इसका, हरित क्रांति कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रारंभ की गई थी। विशेष रूप से गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिसके लिए उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक व सिंचाई वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया था। सकारात्मक परिणाम जो है इसका इस प्रकार है, वह है इसमें कि गरीब किसानों और भूमि स्वामित्व के बीच अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में संगठनों के लिए गरीबों किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। उसके बाद जो है वो इस प्रकार है कि हरित क्रांति के कारण कृषि में मोजले दर्ज के किसानों जो है, यानी मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर उभरे। ये नकारात्मक जो परिणाम है वह इस प्रकार है कि इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। इससे खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा, ज़्यादातर गेहूं व चावल की पैदावार बढ़ी और देश के खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके
खेत के मामले में पिछड़े रहे। समझ गए ना। तो ये आपका आंसर हुआ। इसका सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव था उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपका जो अंतिम क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया अंतिम नंबर, बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखे, या आप इसको लिख सकते हैं दूसरा नंबर में जो बी नंबर में ए नंबर में दिया है बिहार आंदोलन पर एक नोट लिखे, बी नंबर में दिया है संपूर्ण क्रांति व संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, और तीसरा नंबर सी नंबर में दिया है इंदिरा इज इंदिरा का नारा किसने दिया था। तो चलिए ए नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बिहार आंदोलन का पर एक नोट लिखिए, इसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है पहला नंबर, यहाँ पर आंसर है आपका 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को भ्रष्ट सरकार कहा। उन्हें हटाने का आंदोलन चलाया। इस नाते गुजरात में नवनिर्माण समिति का गठन किया गया, जिसके नेताओं ने बलपूर्वक विधायकों को त्यागपत्र लेकर वहां से कांग्रेस सरकार को अपदस्थ करा दिया। फिर यही प्रयोग बिहार में किया गया। वहां अब्दुल गफ्फार की सरकार थी। इसलिए यहाँ समस्याओं ने सांप्रदायिकता मोड़ ले लिया। स्थिति बिगड़ती चली गई। इसलिए जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। बिहार आंदोलन का स्वतः गप ठप हो गया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं आपका ये आपका बी नंबर का आंसर जो दिया है उत्तर संपूर्ण क्रांति का संक्षेप में इस टिप्पणी जो है वह इस प्रकार है। 1972 में जयप्रकाश नारायण ने नवनिर्मित आंदोलन चलाया, जिसका पहला प्रयोग गुजरात एवं बाद में बिहार में हुआ। इसी क्रांति का आशय था कि देश में सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन होने चाहिए, तब ही भारत का नवनिर्माण होगा। अब सी नंबर में जो दिया है वह इस प्रकार है। इसका आंसर होगा इस प्रकार, इंदिरा इज इंदिरा का नारा देवकांत बरुआ ने दिया। ठीक है, जो सी नंबर का आंसर होगा कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा जो है अब किसने दिया था, देवकांत बोरा। तो आप यही था आज का जो वीडियो संपूर्ण आपको सरल भाषा में बताएं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो छोड़ूं आपके लिए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।